नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस ए में राजनीतिज्ञों का चरित्र बल ऊंचा होना चाहिए, बी अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता का होना, सी सुप्रशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति तथा डी एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। यह नहीं है, यानी शुम्पीटर की रचना कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी जो 1947 में लिखी गई थी में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं मानी गई। अगला क्वेश्चन है, मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ऑप्शंस दिए हैं आपको। विद्वानों के नाम हैं। ऑप्शन ए में मार्क्स, बी में पार्सन्स, सी वर्बा तथा डी में वेबर। मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में वेबर है। वेबर के अनुसार सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं मान्यता और प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है, संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। आपको विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में है मैकियावेली, बी में है थॉमस हॉब, सी जॉन लॉक तथा डी रूसो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन लॉक। जॉन लॉक ने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है कि संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। आपको कथन दिया हुआ है, विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। विद्वान के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में मार्टिन सेलिगर, बी में है डेविड मैकक्लेन, सी है जेबी थॉमसन और डी है जॉन प्लामेनाज। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग है डेविड मैकक्लेन का कथन है, विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन दिए हैं, आपको गलत कथन ढूंढना है। पहला है ए, उदारवादी विचारधारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि किसी समूह अथवा समष्टि के। बी में दिया है, उदारवादी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। सी दिया है, उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है तथा डी ऑप्शन है, उदारवादियों के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल है। तो उदारवाद के विषय में जो कथन गलत है वो आपको ढूंढना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सी नंबर का कथन जो है वो गलत है। इसका सही होगा, उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है की जगह योग्यता होती है आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत है कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में जेम्स मिल, बी में जेरेमी बेंथम, सी है जे.एस. मिल तथा डी है जे.बी. प्रीस्टले। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जे.एस. मिल।
जेएस मिल इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधित हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ? तो आपको कारण बताना है, किससे हुआ ये बताना है। ए में दिया है मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से पृथक होकर, बी है लोकमत का दबाव, सी है भूमंडलीय चेतना का उभार तथा डी है नवीन सामाजिक आंदोलन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवीन सामाजिक आंदोलन द्वारा पर्यावरण संबंधित हरित दलों का उद्भव हुआ। अगला क्वेश्चन है, डुवर्गर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभर कर आई है? इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में प्रतिनिधिक संसदीय प्रणाली, बी में एक रूप राजनीतिक प्रणाली, सी में है कल्याणकारी राज तथा डी में है बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली। डुवर्गर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से उभर कर आई है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है गैब्रियल आलमंड, बी में है जी बिंघम पावेल जूनियर, सी है कार्ल ड्यूस तथा डी है लुसियन पाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए संज्ञानात्मक स्थिति का निर्धारण, बी प्रभावकारी स्थिति निर्धारण, सी मूल्यांकन स्थिति निर्धारण और डी है वैयक्तिक स्थिति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार वैयक्तिक स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है। इसके अलावा संज्ञानात्मक स्थिति निर्धारण, प्रभावकारी स्थिति निर्धारण और मूल्यांकन स्थिति निर्धारण ये सभी राजनीतिक संस्कृति के मूल भाग में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस बात पर बल नहीं देते हैं? तो आपको बताना है राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस बात पर बल नहीं देते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए अल्प विकास, बी निर्भरता, सी साम्राज्यवाद तथा डी आधुनिकीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिकीकरण, यानी राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी अल्प विकास, निर्भरता तथा साम्राज्यवाद पर बल देते हैं परंतु आधुनिकीकरण पर नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए रोस्टो, बी पाई, सी हंटिंगटन और डी लिपसेट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हंटिंगटन। हंटिंगटन ने अपनी बुक लिखी जिसका नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके। इसमें आधुनिकीकरण और अपक्षय का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आपको गलत कथन इसमें से ढूंढना है। 1946 की अंतरिम सरकार में ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। सी ऑप्शन है वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने रहे तथा डी ऑप्शन है अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। तो 1946 की अंतरिम सरकार के विषय में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, ये कथन गलत है। जबकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे तथा गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन ये इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेषण लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्प्रेषण लेख के विषय में आपको बताना है। ऑप्शन ए में कोई उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक हैसियत से स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है। ऑप्शन बी किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है। ऑप्शन सी कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को याचिका जारी कर सकता है तथा ऑप्शन डी कोई उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित किसी न्यायाधिकरण को उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
ऑप्शन बी के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय के अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है। ये गलत है। इसका सही होना था कि किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो आपको बताना है कि किस केस में अविरत परमादेश के सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बी है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, सी है विनीत नारायण बनाम भारत संघ तथा डी है सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनीत नारायण बनाम भारत संघ। विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला 1973 में आया था। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। तो पॉकेट वीटो सबसे पहले किसने उपयोग किया था, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति के नाम है ए जाकिर हुसैन, बी संजीव रेड्डी, सी आर वेंकट रमन और डी ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो को उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है? ऑप्शन दिए हैं। ए में है ग्रेनविले ऑस्टिन, बी है आइवर जैगनिस, सी है अलेक्जेंड्रोविच तथा डी है रोनाल्ड वाट्स। आपको बताना है भारतीय संघवाद नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, किसने कहा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन ए। भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? राज्यों के नाम दिए हैं। महाराष्ट्र ऑप्शन ए में, बी में पंजाब, सी में राजस्थान तथा डी में उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग पंजाब में आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किया गया था। यह ब्राह्मणों और उनकी कार्यविधियों के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में TSR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी में है दिलीप पंडगावकर, सी में है राधा कुमार और ऑप्शन डी में है डॉक्टर करण सिंह। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप पंडगावकर जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है? पीके थंगन समिति के बारे में ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में जिला आयोजना में आवश्यक राजनीति तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना, बी में है ग्रामीण विकास हेतु प्रशासकीय प्रबंध के बारे में विचार करना, सी है विकेंद्रीकृत आयोजना की आवश्यकता पर विचार करना तथा डी है प्रखंड स्तर पर आयोजना हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार जिला आयोजना में आवश्यक राजनीति तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है, बाकी अन्य कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई? आपको वर्ष बताना है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन में है ए में है 1960, बी में है 1964, सी में है 1968 तथा डी में है 1973। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1964। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया था? आपको विद्वानों के नाम लिखे हैं। ऑप्शन ए में दिया है रजनी कोठारी, बी अमर्त्य सेन, सी जगदीश भगवती तथा डी जेम्स मैनर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रजनी कोठारी।
रजनी कोठारी ने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी, ऑप्शन बी इंद्रजीत गुप्त, ऑप्शन सी तारकुंडे तथा ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के तहत न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी ने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है, जबकि इंद्रजीत गुप्त समिति जो कि 1998 में बनी थी, इन्होंने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, तो आपको स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य बताना है। ऑप्शन दिए हैं, किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगना, ऑप्शन बी सरकार की निंदा करना, ऑप्शन सी बजट में कमी लाने का प्रस्ताव तथा ऑप्शन डी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, इसके विषय में आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रथम प्रयास किया गया था? इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, बी है 68वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, सी 72वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, डी 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के तहत 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। यह राजीव गांधी सरकार के समय हुआ था। यह लोकसभा में तो पास हो गया था, परंतु राज्यसभा में यह फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य की शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। पहला ए फंसाइन आर और फ्रैंकेल तथा एम एस ए राव, ऑप्शन बी में है मायरन वीनर, ऑप्शन सी लॉयड तथा सुसेन रुडोल्फ तथा ऑप्शन डी में है पार्था चटर्जी। तो आपको बताना है समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फंसाइन आर फ्रैंकले तथा एम एस ए राव ने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रबंध भारत में एक न्यास द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि भारत में किस समाचार पत्र का प्रबंधन किसी ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए है टाइम्स ऑफ इंडिया, बी इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी हिंदू और ऑप्शन डी ट्रिब्यून। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रिब्यून। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रबंध भारत में एक न्यास यानी ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। 1881 में लाहौर पाकिस्तान में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था केवल कार्यान्वित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? इसमें प्रधानमंत्रियों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी तथा डी वीपी सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के तहत इंदिरा गांधी का विचार था केवल कार्यान्वित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने विसिल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की है? तो आपको बताना है किसने सिफारिश की है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन बी में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, सी में वोरा समिति तथा डी चुनाव आयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग में समिति ने विसिल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय प्रकारों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं?
विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में लूथर गुलिक, बी में हर्बर्ट साइमन, सी विक्टर थॉमसन, डी हेनरी फेयोल। कूट दिए हैं, कूट के आधार पे आपको उत्तर देना है। इसमें ऑप्शन ए में है ए और बी में है बी और सी, ऑप्शन सी में है बी, सी और डी, तथा ऑप्शन डी में है ए, बी, सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार ये सभी यानी लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विक्टर थॉमसन और हेनरी फेयोल ने प्रशासन का विचार था कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय प्रकारों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीति शासन द्विभाजन का युग कहा जाता है? तो जिसमें लोक प्रशासन के कार्यों का बंटवारा हुआ था राजनीति और शासन का, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रथम चरण को, बी द्वितीय चरण को, सी तृतीय चरण को और डी चतुर्थ चरण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम चरण। प्रथम चरण जो कि 1887 से 1926 के दौरान माना जाता है को राजनीति शासन का द्विभाजन युग कहा जाता है। वुड्रो विल्सन ने राजनीति से प्रशासन को इसी दौरान अलग करके स्टडी की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो नवीन लोक प्रबंधन की आपको विशेषताएं बताना है। इसमें ऑप्शन दिए विशेषताएं दी है, ए नागरिकों का सशक्तिकरण, बी लोक नौकरशाही की वियुक्ति, सी लागत में कटौती करना तथा डी संगठनात्मक केंद्रीकरण। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी के तहत ए, बी और सी यानी नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की वियुक्ति और सी में है लागत में कटौती करना। नवीन लोक प्रबंधन सिद्धांत डेविड ऑप्शन और टेड गैबलर ने 1980 के दशक में दिया था। मानव संबंधी सिद्धांत में स्वीक्लर है, तो स्वीक्लर का मतलब क्या है ये आपको बताना है। वह व्यक्ति जो बहुत अधिक कार्य करता है, बी में है वह व्यक्ति जो बहुत कम कार्य करता है, सी है वह व्यक्ति जो कार्य से अनुपस्थित हो रहता है, तथा डी है वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। मेयो ने मानव संबंधी सिद्धांत दिए थे। मेयो ने यह बताया कि वह स्वीक्लर वह व्यक्ति है जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को दे देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बजट के लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया है? तो विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए विल्डावस्की, ऑप्शन बी पॉल एप्पलवी, ऑप्शन सी चेस्टर बर्नार्ड तथा ऑप्शन डी जॉन डी मिलेट। तो आपको बताना है बजट के विषय में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विल्डावस्की। विल्डावस्की ने अपनी बुक द पॉलिटिक्स ऑफ बजटरी प्रोसेस में बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजटन का सृजन करता है? तो शून्य आधारित बजटन किसने आरंभ किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हूवर कमीशन, बी में है पीटर ए फिर, सी हर्बर्ट साइमन तथा डी में है गग पीटर्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के आधार पे पीटर ए फिर ने शून्य आधारित बजटन का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोस्टीन मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम है? तो मोस्टीन मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम आपको बताना है। इसमें दिया है ए योग्यता, बी संरक्षण, सी जाति, डी अभिभावक। ऑप्शन ए में सबसे पहले डी, फिर सी, बी और ए आएगा। ऑप्शन बी में ए, बी, सी और डी। ऑप्शन सी में ए, डी, सी और बी तथा ऑप्शन डी में है डी, ए, बी और फिर अंत में सी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार सही क्रम होगा पहले अभिभावक, फिर जाति, फिर संरक्षण और अंत में योग्यता। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क के आधार पर दिया हुआ है। इसमें अभिकथन ए है, किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता।
इसका तर्क आर दिया है, कर्मचारी बहुधा दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण तथा तकनीकी के अध्ययन होते हैं। कूट दिया है आपको। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में दिया है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा डी में दिया है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके आधार पे एक अभिकथन में किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता, सत्य है। तथा तर्क आर, कर्मचारी बहुधा दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण तथा तकनीकी के अध्ययन होते हैं, यह भी सत्य है। तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, ई शासन है, तो ई शासन के विषय में आपको बताना है। इसमें दिया है ए लागत दक्ष, बी पारदर्शी, सी इसमें समय की बचत होती है, डी अनुक्रियात्मक। तो इसमें ई शासन की विशेषताएं दी है, आपको बताना है इसमें क्या है। ऑप्शन ए में ए और सी, ऑप्शन बी में ए बी और सी, ऑप्शन सी में ए सी और डी तथा ऑप्शन डी में ए बी सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई शासन उसे कहेंगे जिसमें लागत दक्ष हो, पारदर्शी हो, इसमें समय की बचत होती हो और यह अनुक्रियात्मक हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मार्टिन कप्लान ने नहीं की थी। तो कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, आपको बताना है किसकी कल्पना मार्टिन कप्लान ने नहीं की थी। इसमें दिया है ऑप्शन ए में शक्ति संतुलन, बी में मजबूत द्विध्रुवीय प्रणाली, सी में ढीली द्विध्रुवीय प्रणाली और ए में एक ध्रुवीय प्रणाली। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत मार्टिन कप्लान ने बुक सिस्टम एंड प्रोसेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से 1975 में लिखा था। उन्होंने इसमें व्यवस्था की कल्पना की थी, उसमें शक्ति संतुलन, मजबूत द्विध्रुवीय प्रणाली, ढीली द्विध्रुवीय प्रणाली ये सब बताया था, परंतु एक ध्रुवीय प्रणाली नहीं बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है। इसमें दिया है ए हथियारों को जमा करना, बी राज्य क्षेत्र का अभिग्रहण करना, सी अनुनयन की विधियां और डी बफर राज्यों का निर्माण। तो शक्ति संतुलन की जो तकनीक नहीं है उसे बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुनयन की विधियां। शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है। तो शक्ति संतुलन की तकनीक में शामिल होता है हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करना और बफर राज्यों का निर्माण करना। तो दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। कल फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।